अब आइए एक चीज और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इस देश के बारे में। एक छोटी सी शिक्षा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस तर्क को बहुत प्रबुद्धता के साथ सारे संसार के सामने रखा, और जब उन्होंने ये तर्क रखा था तो उस समय किसी के पास इसका उत्तर देने की शक्ति नहीं थी, आज भी नहीं है। आज भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं। एक नेताजी की बात तो मैंने तुम्हें बता दी कि वो नेताजी इंग्लैंड में जाकर कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत तो टुकड़े टुकड़े राज्यों का समूह है। दूसरे नेताजी वो कहते हैं ये देश आजकल का नहीं, ये देश तो बहुत पुराना देश है, 5000 साल पुराना देश है। भारत की संस्कृति आजकल की नहीं है, 5000 साल पुरानी संस्कृति है। अरे जब मैं छोटा बच्चा था ना, तब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, तब ये कहा जाता था कि ये 3,500-4 हजार साल पुरानी है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी, इस सिंधु घाटी की सभ्यता की उम्र भी बढ़ने लगी। फिर ये 5,000 साल पुरानी हो गई, फिर 5,500 साल पुरानी हो गई, फिर 6,000 साल पुरानी हो गई, फिर 6,500 साल पुरानी हो गई। अभी पिछले दिनों राखी गढ़ी की सभ्यता के अवशेष मिले। हरियाणा के हिसार से लेकर और गुजरात और राजस्थान तक इसकी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और वो कह रहे हैं ये सिंधु घाटी की सभ्यता ही है राखी गढ़ी की सभ्यता। और वो कहते हैं वर्तमान जो अवशेष अभी मिले वो 9,500 साल पुरानी होने की गवाही दे रहे हैं, और यदि हम इसकी खुदाई और करते रहे तो इसके 16,000 साल पुरानी होने के संभावनाएं हैं। यानी अकेली सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी ये बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, ये मेरी खोज नहीं है। एनसीईआरटी की किताब लिखती है, एनसीईआरटी की किताब लिखती है कि राखी गढ़ी की सभ्यता 16,000 साल पुरानी और देश 5,000 साल पुराना है। राखी गढ़ी की सभ्यता, अरे तुम्हारी अपनी किताब कह रही है 16,000 साल पुरानी है और देश 5,000 साल पुराना। मेरी बात मत करो, मैं इतना नहीं मानता, मैं तो कुछ और ही मानता हूं। क्या मानता हूं सुनो। अयोध्या गया, अयोध्या में सब लोगों की इच्छा हुई कि भाई घूमने जाएं, जो मुख्य स्थल है उन सबको देख के आए। मेरी इच्छा प्रकृति में अधिक रहती है, तो मैंने कहा मैं सरयू देखने जाऊंगा, मैं नदी देखने जाऊंगा। मैं सरयू पर चला गया। सरयू के किनारे विचरते हुए मैंने बहुत पुराना खंडहर देखा, बहुत पुराना खंडहर। मैं जब उस खंडहर के अंदर गया तो पता चला कि अयोध्या का सबसे प्रमुख स्थान तो यही है। मैं उसके भीतर गया तो पता चला इसका नाम गुप्ती धाम है। गुप्ती धाम मतलब यहाँ आकर श्री राम जी लुप्त हो गए थे, गुप्त हो गए थे, फिर पता नहीं चला कि क्या हुआ, कहाँ गए, कैसे गए, कुछ पता नहीं। चलो जैसी भी कहानी है, मैं मंदिर के अंदर गया तो मंदिर के अंदर 3-4 टूटे हुए लोग पड़े थे और एक पंडित जी बैठे थे। वो युवक थे, 30-32 साल के पंडित जी होंगे। मैं पंडित जी के पास गया, कटी वस्त्र मैंने बांध रखा था, ऊपर कुछ पहना नहीं था, खाली कांधे पर एक कपड़ा पड़ा था, और 3-4 ब्रह्मचारी भी मेरे पीछे पीछे थे। तो मैंने पंडित जी से बात करी, कुछ देर तक बात करी। पंडित जी ये तो समझ गए कि भाई ये जो सामने आदमी है ये यूं ही नागरिक तो आया नहीं, पर्यटक तो घूमते हुए आया नहीं, इसके बच्चे इसे आचार्य जी कह रहे हैं, तो ये भी पंडित जी। तो मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा पंडित जी वो पहले उन्होंने चरणामृत दिया। चरणामृत पिया है तुमने? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन से पिया है, बहुत अच्छा लगता है। वो दूध दिया, दूध में पानी मिलाता है, चरणामृत वाले पानी में थोड़ा सा दूध मिलाते हैं और उसमें तुलसी वुलसी इलायची घोट दी जाती है, बड़ा सुगंधित बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने पिया, उन्होंने 2-3 आचमन दिए, मैंने कर लिए। उसके बाद वो बोले, उन्होंने थोड़ा कुछ मेरे सिर पर फूल वूल भी बरसाए, आशीर्वाद दिया। हालांकि मुझसे उम्र में तो बहुत छोटे थे, लेकिन ठीक है, आशीर्वाद लेने में क्या बुराई। मैंने कहा पंडित जी ये बताओ, ये जो अयोध्या है क्या ये वही अयोध्या है जो भगवान राम की थी? पंडित जी बोले मुझे नहीं पता। अरे कमाल कर रहा है, जिसके नाम पे बैठा खा रहा है उसके बारे में तहकीकात नहीं। मैंने कहा ये बताओ ये वही है कि नहीं है? बोला देखो आचार्य जी, बात यह है कि कलयुग होता है 4,32,000 साल का। सच में मैं बहुत प्रसन्न हुआ, पंडित जी से कम इतना तो जानते हैं। 4,32,000 साल का कलयुग होता है। इससे 2 गुना द्वापर होता है, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग। यानी राम जी पैदा हुए थे त्रेता और द्वापर के संधि काल में। अगर वहां राम जी पैदा हुए तो राम जी को पैदा हुए पूरा द्वापर बीच में बीत गया। द्वापर के साल बनते हैं 8,64,000 साल और 5,000 साल कलयुग के बीत गए तो 8,70,000 साल बीत गए।
और अगर त्रेता के थोड़े से परे पैदा हुए हो तो मोटा मोटी 9 लाख साल राम जी को पैदा हुए बीत गए। तब से लेकर अब तक अयोध्या कई बार उजड़ी है और कई बार बसी। तब पंडित जी बोले फिर मुझे क्या पता कौन सी है ये, कई बार उजड़ी कई बार बसी, मुझे क्या पता। लेकिन हाँ, वो कहते हैं राजा भोज और विक्रमादित्य आदि के समय में जो अयोध्या बसाई गई थी ये वही अयोध्या है। और कहते हैं ये निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि वो अयोध्या भी सरयू के तट पर थी और ये अयोध्या भी सरयू के तट पर है, ये तो निश्चय पूर्वक कह सकता हूं। पर यहां से मुझे एक बात पता लगी कि राम जी को पैदा हुए 9 लाख साल बीत गए। कितने? मुंह से बोलो, माताओं तुम बोलो, लीलावती कलावती वाली कहानी बोलो। 9 लाख साल राम जी को पैदा हुए कितने साल बीत गए बोलो। और देश कितना पुराना है? तेरे की राम जी को पैदा हुए 9 लाख साल बीत गए और देश तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। फिर ये प्राण प्रतिष्ठा किसके लिए? अगर देश 5000 साल पुराना है तब तो राम जी पैदा नहीं हुए। अगर देश केवल 5000 साल पुराना है तो कृष्णचंद्र जी पैदा नहीं, पैदा ही नहीं हुए। कहानी खत्म हो गई। यहां तो ये तो मामला ही बिगड़ गया। लेकिन ये बताओ राम जी पैदा हुए हैं कि नहीं पैदा हुए? देखो बंधुओं, जितनी हिम्मत से भगवान राम के पैदा होने की बात मैं इस समूह के बीच में कह सकता हूं, इतनी हिम्मत से कहीं नहीं कह सकते। उनका कोई भरोसा नहीं, उन्हें कौन बाबा बहकाले कर लिए कहते हैं कि राम जी पैदा नहीं हुए। लेकिन मैं जिस दूध को पीकर बड़ा हुआ हूं, मैं जब पैदा हुआ तो आर्य समाज का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। तब से मैंने जाना है कि इस देश में सबसे पूजनीय व्यक्तित्व अगर कोई हुआ है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हुए। बंधुओं, मैंने अपने जीवन में अनेकों नायक दुनिया भर के देखे हैं, अनेकों हीरो दुनिया भर के देखे हैं, लेकिन मैंने दुनिया में ऐसा हीरो नहीं देखा जैसे भगवान श्री राम। क्या कमाल का हीरो है। अरे दुनिया में आजकल तो तुम बहुत सारी प्रेम कथाएं पढ़ते हो, ये बहुत सारे पति बैठे होंगे, इनमें काले सिर वाले जो बैठे हैं, सफेद सिर वालों का तो टाइम गया, ये तो पति नहीं बचे, अब ये तो पप्पा है। लेकिन ये जो पीछे सफेद सिर वाले हैं ये तो अभी पति हैं, ये तो मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। और माताएं तो वैसे सारे ही काले सिर वाली हैं, तो ये तो सभी मनाती होंगी मैरिज एनिवर्सरी। और पति अपनी पत्नियों को बोलते हैं आई लव यू, बोलते हैं ना, पति लोग अपनी पत्नियों को बोलते हैं आई लव यू। पूरी रामायण उठाकर पढ़ो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस मर्यादा से जीवन को जिया है, एक बार भी उन्होंने अपनी पत्नी को आई लव यू नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला। मैंने पूरी रामायण कई बार देखी, यार कहीं तो मिले, लेकिन नहीं है उसमें आई लव यू। लेकिन आई लव यू होता क्या है, ये भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जी कर दिखाया है। जी एक स्त्री के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को समाप्त किया, सबसे खतरनाक शासन। श्री राम प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिज्ञा और सिद्धांत का ऐसा जीता जागता मानव है जैसा संसार में दूसरा दिखाई नहीं देता। अद्भुत है ये व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र दूसरा दिखाई नहीं देता। भगवान श्री राम इसी देश में पैदा हुए, इसी भूमि पर पैदा हुए और उसी अयोध्या पर पैदा हुए। बंधुओं, ये मैं विश्वास से जानता हूं, विश्वास से मानता हूं और इस बात को अच्छे से विश्वास करता हूं। कोई कहते हैं जी इसका साइंस कैसे पता चले कि राम जी यहाँ पैदा हुए? भाड़ में गया तेरा साइंस। मेरे बाप दादे कहते चले आए कि राम वहां पैदा हुए, मेरे लिए इतना साइंस बहुत है। मैं ये मानता हूं कि राम वहां पैदा हुए, मैं मानता हूं कि राम वहां पैदा हुए। कैसे मानता हूं? ऐसा नहीं है कि तर्क नहीं है, तर्क भी है मेरे पास, जो मेरे पिता दयानंद ने मुझे दिया। क्या तर्क है सुनो। अच्छा, देश कितना पुराना है अब बोलो, कितना? अच्छा 9 लाख साल तक तो चले गए हम। राम जी इसी देश में पैदा हुए थे, और अगर राम जी 9 लाख साल पुराने हैं तो देश भी कम से कम 9 लाख तक तो पहुंच गया। और राम जी अपनी पीढ़ी में 37वीं संतान थे, 37वीं पीढ़ी है जो राम जी पैदा हुए। राम जी से पहले दुनिया थी कि नहीं थी? राम जी के पिताजी का नाम, दशरथ के पिताजी का नाम, अज के पिताजी का नाम, रघु के पिताजी का नाम, और पीछे तक चले जाओ इक्ष्वाकु तक, 37 पीढ़ियां बीत गई तब राम जी पैदा हुए हैं 37वीं पीढ़ी में। इसका मतलब दुनिया तो राम जी के पैदा होने से पहले भी तो कब तक थी ये दुनिया? इस बात को समझो अच्छे से। मैं 12 साल का था
तो मेरी माँ को यह संभावना दी गई कि भाई अपन जल्दी जाएंगे, जिएंगे जल्दी नहीं, जल्दी ज्यादा दिन जीने वाले नहीं। उसे उम्मीद हुई कि मैं मर ना जाऊं। तो माँ ने क्या किया कि मुझसे कहा कि अब से तू यज्ञ करेगा, दैनिक यज्ञ तू करेगा, यज्ञ नहीं छोड़ना है। और माँ ने कहा आज तक यज्ञ करते हुए जितने साल हो गए हैं वो मैं तुझे बता देती हूँ, इससे आगे की गिनती तुझे गिनना है, और जब तू मरने लगे तो अपनी संतान को दे जाना कि आज तक यज्ञ करते हुए इतने साल हो गए। हमने कहा बता दे। तो माँ ने एक संकल्प पाठ दिया, कहा ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि पंचविंशत्यादिक्षत संवत्सरे अमुक अयने अमुक ऋतौ अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक स्थाने अयन देव यज्ञः क्रियते। इसमें गिनती आई, क्या गिनती आई? एको वृंदः षण्णवति कोटयो, 1,98,68,53,125 साल हमें यज्ञ करते हुए बीत गए। मैंने कहा यार माँ झूठ बोल रही है, ये 2 अरब साल पुरानी तो नहीं लग रही है। मैंने कहा माँ तेरी उम्र इतनी पुरानी तो नहीं लगती कि तू 2 अरब साल से यज्ञ की गिनती चली आई। तो बोली मूर्ख, मैं थोड़े गिन रही हूँ 2 अरब साल से, मैं तो अभी 30-32 साल से गिन रही हूँ। मैंने कहा तो उससे पहले कौन गिनता था? बोली तेरा नाना गिनता था, और तेरे नाना जैसे करोड़ों लोग इस देश में इस गिनती को गिनते हैं यज्ञ करते हुए। मैंने कहा नाना भी तो कभी से गिनते होंगे, नाना से पहले? बोले उनके पिता। और मैंने कहा उससे पहले? बोले उनके पिता। मैंने कहा उससे पहले? बोले उनके पिता और उनके पिता और उनके पिता। और सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज पर्यंत हम यज्ञ करते चले आए, और एक एक दिन की गिनती को पिछले दिनों के इतिहास में जोड़ते चले आए। इसलिए हमें आज तक पता है कि हमें यज्ञ करते हुए 1,96,08,125 साल बीत गए। इतने साल हमें यज्ञ करते हुए बीत गए। देश कितना पुराना है? देश कितना पुराना है? 1,96,08,53,125 साल पुराना देश है। ये 5,000 साल की संस्कृति नहीं है। 5,000 साल की संस्कृति किन्हीं मूर्खों के लिए हो सकती है, अपने लिए नहीं हो सकती। हम राम के पुत्र हैं, हम इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, हम ययाति के पुत्र हैं, हम नूह के पुत्र हैं, हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, हम मनु के पुत्र हैं। हमारी संस्कृति 5,000 साल की संस्कृति नहीं, ये करोड़ों और अरबों साल की संस्कृति है। ये देश आजकल का नहीं। तो ये कहता हो टुकड़े टुकड़े राज्यों से देश बना, उन्हें कोई जाकर समझाओ कि राष्ट्र टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ करते। राष्ट्र उन्हें कहते हैं जो एकीकृत होते हैं, जो समेकित होते हैं, जो समुच्चयित होते हैं, जिनमें कभी भेद नहीं होता। राष्ट्र किसे कहते हैं? तो राष्ट्र 4 मुख्य घटकों से मिलकर बनता है, और राष्ट्र के ये 4 मुख्य घटक होते हैं। पहला घटक होता है जमीन। जमीन के बिना संसार में कोई राष्ट्र नहीं बन सकता, जमीन चाहिए। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में ईसाइयों द्वारा बर्बाद कर दिए जाने के बाद यहूदियों के पास कोई जमीन नहीं थी, तो दुनिया में यहूदियों का कोई राष्ट्र नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने अपने व्यापार के बल पर और अपने छात्र बल के आधार पर अमेरिका में जाकर अपनी घुसपैठ बढ़ाई। इल्यूमिनाती नाम का एक बड़ा संगठन बनाया, और संगठन के आधार पर उन्होंने यरूशलेम के आसपास जमीनें खरीदी, और फिर अपने बल के आधार पर जमीनों पर कब्जा किया, और फिर यहूदियों ने वहां अपना राष्ट्र स्थापित किया। दुनिया किस नाम से जानती है? इजराइल के नाम से जानती है। और इजराइल आज इतना ताकतवर देश है, मानचित्र पर ढूंढो तो नहीं मिलेगा, बिंदु लगाने से भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ इजराइल है। लेकिन 57 मुल्कों की पिंडलियां जिसके नाम से कांपती हैं वो इजराइल है। छोटा सा देश, बिना जमीन के कोई राष्ट्र नहीं हो सकता। पहली जरूरत है कि राष्ट्र के पास जमीन हो, और जमीन के साथ साथ उस पर रहने वाले लोगों का होना जरूरी है। अगर लोग नहीं होंगे तो भी राष्ट्र नहीं हो सकता। पॉपुलेशन होनी जरूरी है। जैसे धरती पर दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर लोग नहीं रहते, जमीनें बहुत पड़ी हैं, तो वहां कोई राष्ट्र नहीं है। मंगल ग्रह, चांद, बुध, बृहस्पति, ये इतने बड़े बड़े ग्रह हैं। पृथ्वी से 300 गुना बड़ा बृहस्पति है। जमीन बहुत पड़ी है, लोग नहीं रहते, इसलिए वहां कोई राष्ट्र नहीं है। तो जमीन होने के साथ साथ दूसरी जरूरी चीज है कि वहां लोग होने चाहिए। लोग अगर उस जमीन पर रहते होंगे तो वो राष्ट्र बन सकता है। तीसरा घटक है इन लोगों का इस जमीन पे मालिकाना हक।
लोग रहते हो लेकिन उनका उस जमीन पे मालिकाना हक न हो तो भी वो राष्ट्र नहीं होता। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में किसका शासन है? बोलो, ऑस्ट्रेलिया के लोगों का है कि इंग्लैंड का है? आज भी यूके का शासन चलता है, आज भी रानी के झंडे के नीचे चलता है ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं उपनिवेश। क्या कहलाता है? बोलो। आज से 100 साल पहले भारत के पास जमीन भी थी, लोग भी थे, लेकिन उन लोगों का जमीन पे मालिकाना हक नहीं था, मालिकाना हक था अंग्रेजों का। इसीलिए देश नहीं, राष्ट्र नहीं था, बल्कि क्या था? उपनिवेश। भारत को क्या कहते थे? ब्रिटिशर्स कॉलोनी, अंग्रेजों का उपनिवेश। हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे, और जब हमारा अपना अधिकार आ गया जमीन पर तो हम राष्ट्र हो गए। 3 घटक बताए मैंने। बोलो, पहला क्या बताया? अरे बोलो, बाद में नेताजी घर आएंगे तो पूछना नहीं पड़ेगा कि देश टुकड़े टुकड़े है क्या? पहला घटक क्या है माताओं? लीलावती कलावती से बाहर निकलो भाई। हाँ, बताओ जल्दी। पहला घटक भूमि, दूसरा भूमि पर रहने वाले, तीसरा इन लोगों का भूमि पे मालिकाना हक। और ये 3 घटक मिलकर बनाते हैं किसी राष्ट्र की देह। लेकिन ये देह बेकार की है जब तक इसमें प्राण न हो, और किसी राष्ट्र की देह को अनुप्राणित करती है उसकी चेतना, उसकी संस्कृति। संस्कृति चौथा घटक है। संस्कृति अगर राष्ट्र के भीतर नहीं होगी तो 3 पहले घटक होने के बाद भी राष्ट्र नहीं हो पाएगा। राष्ट्र तब होगा जब इसके पास अपनी संस्कृति होगी। इस आधार पर आओ दूसरे नेताजी को जवाब देते हैं। मुझे ये बताओ, हमारे पास जमीन है कि नहीं है? चुप बैठे, डरे बैठे, इन्हें लग रहा है ओवैसी आके मारेगा। अरे जमीन है कि नहीं है? कहां से कहां तक है? ऊपर बोलो। सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा, अब बात बदल गई। सबसे ऊपर क्या है? लद्दाख। और नीचे कन्याकुमारी का इंदिरा पॉइंट, ये तो ऊपर से नीचे तक, और दाएं से बाएं तक गुजरात का अंतिम क्षेत्र कच्छ बोलते हैं, और अरुणाचल का अंतिम क्षेत्र कच्छार बोलते हैं। इन चारों बिंदुओं के बीच का भूभाग भारत के पास बचा हुआ है। बोलो हाँ के नहीं? है कि नहीं? लेकिन इतना ही था कि ज्यादा था? पीओके किसका? नहीं, आवाज नहीं आई इधर से मुझे। पीओके किसका है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, कश्मीर का वो हिस्सा किसका है? हमारा है। चाइना ने जितने कश्मीर पर कब्जा कर रखा वो किसका है? हमारा। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान किसका है? हमारा है। किसकी जमीन है पाकिस्तान? छोड़नी चाहिए क्या लेनी चाहिए? वापस लेनी चाहिए। अरे जिस किसान के बालक अपने पिता के खेत को न संभाल सके और पड़ोसी उनके खेत का हिस्सा दबा ले, ऐसी संतान लायक क्या नालायक? और अगर संतान लायक है तो बोलो अपना खेत वापस लेना चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान किसका? सिंध किसका? बलूचिस्तान किसका? अफगानिस्तान किसका? बांग्लादेश किसका? नेपाल किसका? भूटान किसका? श्रीलंका किसका? अरे अफगानिस्तान के परे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये चारों हिस्से हमारे हैं, जो इसी अफगानिस्तान से 10 साल पहले भारत से कटकर अलग हुए थे। 1947 में देश आजाद हुआ। 1937 में 10 साल पहले म्यांमार को काटकर अंग्रेजों ने हमसे अलग किया। म्यांमार, इंडोनेशिया, यह सब भारत का है। एक बहुत बड़ा इलाका। बंधुओं, पिछले 270 साल में 13 टुकड़े हुए भारत के। 12 टुकड़े हमसे छीने जा चुके और 13वां बचा हुआ है। जमीन है? हाँ, जमीन किसकी? बोलो जमीन है कि नहीं हमारे पास? है। अच्छा, जमीन पर लोग रहते हैं कि नहीं रहते? दूसरा घटक बोलो, उस पर लोग रहते हैं कि नहीं रहते? कितने करोड़? कितने करोड़ हैं? अरे 39 करोड़ को छोड़ो, आपने अपने की भाई 110 करोड़ तो रहते हैं। मोटा मोटी 100 करोड़ कह लो, 100 करोड़ रहते हैं। बिना मुझ की दाढ़ियों को भी गिनूंगा, उनकी भी गिनती करूंगा, लेकिन थोड़ा सा रुको। वो 30-32 करोड़ और कुछ 5 करोड़ ईसाई रहते हैं, कुछ और लोग रहते हैं इधर उधर के, लेकिन 107-8 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं। तो हमारे पास जन भी है और जमीन भी है, और इस जन का जमीन पे मालिकाना हक। बोलो तुम्हारा मकान तुम्हारे नाम है कि नहीं है? तुम्हारी खेती बाड़ी तुम्हारे नाम है कि नहीं है? तुम्हारी दुकानें, तुम्हारे उद्योग धंधे तुम्हारे नाम है कि नहीं है? तो मालिकाना हक भी है। 3 घटक पूरे हो गए। अब बची भारत की संस्कृति।
ये बताओ भारत के पास कोई संस्कृति है कि नहीं है? क्या नाम है संस्कृति का? बोलो मेरे पीछे। वर्णाश्रम संस्कृति। क्या आश्रम संस्कृति किसे कहते हैं? जिसमें 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 वेद, 4 पुरुषार्थ। ये जिस संस्कृति का हिस्सा है उस संस्कृति को वर्णाश्रम संस्कृति कहते हैं। कैसी संस्कृति है बोलो? अरे मेरी ओर ध्यान दो। यहां बेटा तुम बैठो, इसे बिठाओ। हमारी संस्कृति का नाम क्या है बोलो? वर्णाश्रम संस्कृति। तो संस्कृति भी हमारे पास है। बोलो भारत एक राष्ट्र है कि नहीं है? है। अब नेताजी कहते हैं अब तो राष्ट्र है लेकिन पहले नहीं था। हमने कहा कब नहीं था? बोले जब इसमें 550 से ज्यादा रियासतें थी। भाई रियासतें तो तेरे अब्बू ने बनाई थी। वो क्या हमने बनाई थी? रियासतें तो तेरे अब्बू ने बनाई थी। कहता उससे पहले भी तो गणराज्य थे। जब अलग अलग गणराज्य थे वो गणराज्य आपस में लड़ते रहते थे। उनके अपने अलग अलग राजा थे, अपने अलग अलग राज्य थे। तो इसलिए पहले भी टुकड़े टुकड़े बटा हुआ था। ये एक राष्ट्र नहीं था। आओ देख लेते हैं गणराज्यों के समय में एक राष्ट्र था कि नहीं था? जरूर गणराज्य अलग थे, जरूर गणराज्यों के राजा अलग थे। अच्छा ये बताओ आज राज्य अलग अलग है कि नहीं? राजस्थान और उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्य हैं कि नहीं है? हैं। अच्छा दोनों का राजा मुख्यमंत्री अलग अलग है कि नहीं है? लेकिन इन्हें एक सूत्र में कौन बांधता है? इन्हें एक सूत्र में बांधता है संविधान। क्या बांधता है इन्हें एक सूत्र में? संविधान। बंधुओं जब इस देश में गणराज्य थे तब इस देश के सारे गणराज्यों का एक ही संविधान था। वो संविधान था वेद। वेद इस सारे देश को एक सूत्र में बांधता था। इसलिए ये तब भी राष्ट्र था और आज भी राष्ट्र है। और ध्यान से सुनने का प्रयास करो कैसे एक सूत्र में बांधता था। जब राजा राम का राज्याभिषेक हुआ तो किसके मंत्रों से हुआ? अरे बोलो किसके मंत्रों से? और जब रावण का राज्याभिषेक हुआ तो किसके मंत्रों से हुआ? वेद के मंत्रों से। जब बलराम और कृष्ण को राज्य पर बिठाया गया तो किसके मंत्रों के साथ? वेद के मंत्रों के साथ। लेकिन कंस जब यज्ञ करता था तो किस मंत्रों के साथ? वेद के मंत्रों के साथ करता था। बंधुओं ये वेद एक संस्कृति है और ये संस्कृति समूचे भारत को तब भी एक सूत्र में बांधती थी, आज भी एक सूत्र में बांधती है। उत्तर से लेकर दक्षिण से, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे भारत में यदि कोई चीज व्याप्त है तो वो वेद है, वेद है, वेद है। मैं इस देश के चप्पे चप्पे पर जाता हूँ और देश के चप्पे चप्पे पर जाकर देखता हूँ कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ वेद को स्वीकार्यता ना हो। अन्य ग्रंथों, मतों और मतांतरों को कहीं स्वीकार्यता होती है, कहीं स्वीकार्यता नहीं होती। लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वेद को स्वीकार्यता ना हो। उस पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने वाला क्या है? वेद है। इसलिए बंधुओं ये तब भी राष्ट्र था जब तुम्हारे अब्बू ने इसे रियासतों में बांटा। ये तब भी राष्ट्र था जब ये गणराज्यों के अंतर्गत प्रबंधित किया गया था। ये आज भी राष्ट्र है जब राज्यों के अंतर्गत इसका प्रबंधन चल रहा है। और बंधुओं मेरे पिता ने, मेरे गुरु ने अपने गुरु को एक मुट्ठी लौंग दक्षिणा में दी थी जो उसके गुरु ने नकार दी। कहा था मुझे एक मुट्ठी लौंग नहीं चाहिए, मुझे तुझसे तेरा जीवन चाहिए। मैं चाहता हूं अपना जीवन को दक्षिणा में मुझे दे। रक्षा कर इस राष्ट्र की, रक्षा कर इस राष्ट्र के विधान की। उन्होंने कहा था इस देश में आज धर्म अपना स्थान खो चुका है। अधर्म नाना प्रकार के रूप धारण करके गद्दी पर आकर आसीन हो गया है। इस देश में आज वेद अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं। मैं चाहता हूं तू अपना जीवन मुझे दे, पुनः वेद को प्रतिष्ठा दे, पुनः धर्म को स्थापना दे और फिर से इस देश को मुक्त करा, आजाद करा। बंधुओं मेरे पिता ने लड़ाई लड़ी, अपने हजारों हजार पुत्रों को उत्पन्न करके इस देश के यज्ञ की अग्नि में झोंक दिया। लेकिन अब क्या बस हो गया? क्या अब काम खत्म हो गया? क्या हमारे पिता का काम खत्म हो गया? ना, जब तक आर्य समाज के यज्ञ की ज्वाला चल रही है तब तक ये काम खत्म होने वाला नहीं है। हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस है। और इस देश में तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस देश में एक भी आर्य समाजी जिंदा है। ना ये देश कभी टुकड़ों में बटा था और न कभी बटने देंगे। हम रहेंगे। इसके लिए जरूरत है हमें आपस में संगठित होकर विचार करने की। इसके लिए जरूरत है हमें एक साथ बैठकर ये सोचने की कि इस काम को कैसे किया जाए। अपने साथ आपस में लड़ाई छोड़ो, दूसरों के साथ लड़ाई बंद करो कि इसके साथ लड़ाई है, उसके साथ लड़ाई है, इससे मतभेद है, उससे मतभेद है। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। हमारा काम क्या है? हमारा पिता हमें यज्ञ की परिभाषा देकर गया था। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत कहा था कि नहीं कहा था? कहां से लेकर?
अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना और कराना यज्ञ मानता हूं। अग्निहोत्र तो वो हमें देकर गया था, अश्वमेध यज्ञ हमें करना है। और अश्वमेध यज्ञ सामान्य जनमानस नहीं किया करता, सम्राट किया करते हैं, सम्राट। अश्वमेध यज्ञ तुम तब कर सकते हो जिस दिन सम्राट की गद्दी पर तुम्हारा कोई बालक जाकर बैठेगा, निश्चित रूप से तुम अश्वमेध यज्ञ कर पाओगे। बंधुओं, मैं पिछले कुछ समय से एजुकेशन पर काम कर रहा हूं, शिक्षा पर काम कर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि इस पूरे देश में ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक, पूरे देश में एजुकेशन के एक सिस्टम को फिर से रिवाइव किया जाए। जिस एजुकेशन पॉलिसी को टीबी मैकॉले और उसकी टीम बदल कर गई थी, उन्होंने इस संस्कृति में क्या बिगाड़ किए थे, उन सांस्कृतिक बिगाड़ों को फिर से उलट कर रखने की जरूरत है। फिर से जरूरत है कि हम इस देश की शिक्षा को वापस लौटा कर लाएं। इसके लिए अगर 10 प्रकल्प खोलने पड़ेंगे तो हम 10 खोलेंगे, और 20 प्रकल्प खोलने पड़ेंगे तो 20 खोलेंगे। मैं बस आपसे इतना आश्वासन चाहता हूं कि मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए निकला हूं। मेरा बल कम है, सब तरह का बल कम है, लेकिन मैं निकला हूं केवल इस विश्वास पर सवार होकर के मेरा पिता दयानंद था, वो अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है तो मैं क्यों भाड़ नहीं फोड़ सकता। मैं भी जरूर भाड़ फोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे सबके सहाय की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों के सहाय की जरूरत पड़ेगी। मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि जिस दिन मैं लड़ूं, लाठियों में पिटूं या कहीं मारा जाऊं तो तुम भी आकर वहां पिटना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस दिन तुम लड़ते देखो, पिटते देखो, मरते देखो, उस दिन तुम जहां भी हो, अपने घर पर, अपने खेत में, किसी नुक्कड़, किसी तिराहे, चौराहे या नाई की दुकान पर, उस दिन टीवी में देखते हुए ये जरूर कहना कि ये जो आदमी लड़ाई लड़ रहा है, मैं इस लड़ाई में शामिल हूं, मैं इस लड़ाई का हिस्सा हूं, मैं इस लड़ाई से बाहर नहीं, इस लड़ाई से बाहर नहीं। अगर हम केवल संभो मनांसी जानताम, आपके मन की संकल्पना को एक कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम इस देश में दयानंद के पुरुषार्थ को खड़ा कर लेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं।